हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। कैसे हो जी आप लोग सभी। तो पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडी की पेडागोजी की इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने मेरा पहला लेक्चर जो है वो जरूर देख लिया होगा, क्योंकि पहले लेक्चर के बेस्ड दूसरा लेक्चर जो है मेरा वो रहने वाला है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो दूसरा लेक्चर आपको करना बहुत बढ़िया लगेगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, समाजिक अध्ययन ਅਤੇ समाजिक विज्ञान ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ की फर्क है। तो आज के सेशन में हम लोग अपना उसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। पर स्टूडेंट, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावल क्लासेस से जुड़कर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो पंजाब टेट की, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 सोशल स्टडी या साइंस मैथ हो। सोशल स्टडी साइंस मैथ का पेपर क्वालिफाई होने के बाद सावल क्लासेस मास्टर कैडर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सोशल स्टडी, साइंस मैथ की प्रिपरेशन कराने का भी आज एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। हजारों स्टूडेंट्स ने सावल क्लासेस से पेपर्स क्वालिफाई किए हैं। सावल क्लासेस के हर एक ऑनलाइन पेड बैच के अंदर पूरा सिलेबस, जितना सिलेबस होता है उससे 4 गुना ज्यादा थ्योरी में कवर किया जाता है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू के पीडीएफ, पुराने पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ कवर किए जाते हैं। तो शुरू करें हमारे आज के सेशन को। तो मैं मेरे कैमरे को कर रहा हूं बंद, स्क्रीन को कर लो फुल साइज की, रेजोल्यूशन कर लो सेट और नोट्स बनाने कर दो स्टार्ट। पहले लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। करो जी शुरू। तो लेक्चर नंबर 2, टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद सोशल साइंस डिसिप्लिन। थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है, पर मैंने आपको फिर बता रहा हूं स्क्रीन का साइज बड़ा कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद सोशल साइंस डिसिप्लिन। सोशल स्टडीज का सोशल साइंस के जो अलग अलग डिसिप्लिन्स थे, मैंने बताया था ना, सोशल साइंस के अंदर पॉलिटिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजन है, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है। इन सब का सोशल स्टडी के साथ क्या रिलेशन है, ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एट प्राइमरी स्टेज, जब बच्चा पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ता है तो उसे सोशल स्टडी सब्जेक्ट सीधा नहीं लगता। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं लगते। पर्यावरण विज्ञान उस बच्चे ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट होता है, ना कि समाजिक अध्ययन या समाजिक विज्ञान होता है। पर्यावरण विज्ञान दे विच एक व्यक्ति दा पूरे आले दुआले दे नाल की रिश्ता है, आले दुआले दा उस दे नाल की रिश्ता है, ठीक है। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, हर तरह के जैव मंडल वगैरह, जैविक अजैविक, वो सब चीज़ां पढ़ाई जांदियां हन बेसिक लैवल तक, ताकि आप दे आले दुआले दे नाल वो इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर जो बच्चा 6वीं क्लास तो 8वीं क्लास दे विच आंदा है, जिन्हों असी एट अपर प्राइमरी स्टेज आखदे हां, इस स्टेज दे विच बच्चे नूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट इकट्ठा होंदा है। मतलब 8वीं क्लास तक सानू हिस्ट्री का सब्जेक्ट अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल एक सब्जेक्ट आता है। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल का मतलब एदे विच राजनीति, इकोनॉमिक्स ते सोशियोलॉजी, या जिसको सोशियोलॉजी कहा जाते हैं, ये कंबाइंड होते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर, अलग अलग नहीं आते, क्योंकि बच्चों का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम लोग उसको ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग कराएं। पर जब आप 9वीं 10वीं क्लास में हो जाते हो, जिसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट आपको अलग अलग पढ़ाए जाते हैं
और हायर सेकेंडरी लेवल पर 11वीं 12वीं में फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आएंगे अगर आपने आर्ट्स रखी है तो, परंतु आपके लिए ऑप्शनल होते हैं ये, आप इनमें से चूज कर सकते हो आप कि मेरे को एक सब्जेक्ट करना है, दो करना है, कि कौन कौन सा करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारी जो एवोल्यूशन है सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हम लोगों ने देखी। ये सब कुछ आपने नोट करना है भाई सब स्टूडेंट को समय लगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आज के चैप्टर का नाम सबको क्लियर हुआ? ये देखो, रिलेशन ऑफ, आप इसको चैप्टर की बजाय टॉपिक बोला करो, रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद सोशल साइंस डिसिप्लिन। सोशल साइंस ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ रहे हैं। ठीक बात, यहां तक लिख लिया हो तो कमेंट कर दो मेरे को कि हाँ जी सर नोट कर लिया सर, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। हाँ जी, तब तक बाकी सब स्टूडेंट्स लाइक करो भाई लेक्चर को, अपने सभी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को लाइक करेंगे जितने स्टूडेंट भी लाइव हैं इस वक्त। हाँ जी, चले आगे। बहुत बढ़िया, सबने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सोशल स्टडी का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। अब हिस्ट्री जो है बेसिकली हिस्ट्री सामाजिक अध्ययन अते इतिहास। सबसे पहला पॉइंट आज का, सोशल स्टडी दा हिस्ट्री दे नाल की रिलेशन है। कुछ मेन की पॉइंट्स आपने नोट करने हैं ताकि एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन आपको हो जाए। आज मेरी उम्र 38 साल की होगी और मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं? मेमोरी के साथ जी रहा हूं, यादों के साथ जी रहा हूं। यादें है ना मेरी, बचपन से लेकर आज तक की मेरी यादें मेरे साथ है। तो आप कह सकते हो कि जो हिस्ट्री होती है ये किसी देश की मेमोरी होती है। हिस्ट्री इज मेमोरी ऑफ नेशन। किसी देश की जो मेमोरी है वो हिस्ट्री है, ऐसा थॉमस स्वेल ने कहा था 1995 ईस्वी के अंदर। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को पढ़ने से हम लोग हमारा प्रेजेंट और हम लोग हमारा फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं और ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। इतिहास को पढ़ना प्रेजेंट और फ्यूचर को निखारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता हमारी आगे बढ़ रही है। हम लोग कहते हैं ना हम दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। भारत दुनिया का हमेशा से सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। तो हिस्ट्री को पढ़ने से हमें हमारी सिविलाइजेशन का पता लगता है। हिस्ट्री को पढ़ने से हमें हमारी स्ट्रेंथ, ताकत पता लगती है कि हमारे पास क्या ताकत है। हिस्ट्री को पढ़ने से हमें हमारी कमजोरियां पता लगती है कि क्या कमजोरियां हमारी रही इतिहास के अंदर, क्यों हम लोग इतने समृद्ध अमीर, जहां लोग कहते थे कि हर दरवाजे पर आप कुंडी खड़काओ तो पानी मांगो तो दूध मिलता था, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जहां इतने धर्म निकले, उस देश में ऐसी क्या कमियां थी जिसको दुनिया जान के देशों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, ना जाने किस किस ने लूटा। तो हमें इतिहास से हमारी कमजोरियों का भी पता लगता है और फिर हम लोग उनसे सबक सीखते हैं, लेसन्स सीखते हैं, ताकि उस तरह की एरर्स हम लोग अपने जीवन के अंदर दोबारा जो है वो ना कर पाए। ये इतिहास को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है। इससे अलग इतिहास जो है वो हमें पुराने जमाने की मोरल अंडरस्टैंडिंग, आज देखो आप लोग सेल्फ अजम्पशंस कभी मत किया करो कि आज का लेक्चर कैसा चलेगा। आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त चलेगा।
इसमें उसी स्टूडेंट को मजा आने वाला है जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा बस पेशेंस के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने देखा होगा हम लोग ज्यादा लेक्चर्स के अंदर बातचीत नहीं करते, पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बस ट्रस्ट रखो और लास्ट तक चलते रहो। तो इतिहास जो है उससे हमें मोरल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इतिहास से हमें पता लगता है कि एक गुड सिटीजन जो है वो किस तरह से बना जा सकता है अपने देश को और मजबूत रखने के लिए, किन चीजों पर हमें स्ट्रेस दें, किन चीजों को हम लोग करें। तो हमारे फेमस इतिहासकारों ने कहा है कि जो लोग अपने जड़ों से जुड़कर रहते हैं वो लाइफ में ज्यादा आगे जो है वो राइज होते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने पास्ट को कंट्रोल किया है वो फ्यूचर को भी कंट्रोल करेंगे अगर प्रेजेंट के लोग इस चीज को लेकर अलर्ट नहीं होते। इतिहास के अंदर हम लोगों ने जितनी मिस्टेक की है, इतिहास के अंदर इंसानों ने जितनी गलतियां की है, जैसे वर्ल्ड वार 1, जैसे वर्ल्ड वार 2, ये हमारी मिस्टेक्स थी। ऐसी मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी तीर को, तीर होता है ना, तीर, तीर पता है ना क्या होता है, जैसे कोई तीर होता है, तीर ऐसे धनुष जिसको बोलते हैं, तो धनुष के जब हम लोग तीर चढ़ाते हैं ना तो इसको हम थोड़ा सा पीछे खींचते हैं। पहले पीछे क्यों खींचते हैं? क्योंकि जब आप इसको थोड़ा सा पीछे खींचते हो ना तो ये ज्यादा स्पीड से निकलता है फिर। तो यही इतिहास है, हम थोड़ा सा पीछे इसलिए जाते हैं ताकि ज्यादा लंबी छलांग जो है हम लोग लगा सकें, इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। इतिहास का इंसान की जिंदगी पर गहरा असर है। हिस्ट्री और सोशल स्टडी दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। ये मेरा आज का पहला पॉइंट कि सोशल स्टडी और हिस्ट्री आपस में कैसे रिलेटेड है। भाई ये बात सबको क्लियर हुई? ये मेरा आज का पहला पॉइंट है। आज टोटल ऐसे 12 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लियर है? आप इस पॉइंट में हिस्ट्री के सब फायदे लिख सकते हो, हिस्ट्री पढ़ने के क्या फायदे हैं। ठीक, अब मैं मेरे डैडी को आज घर में ये कह दूं कि पिताजी मुझे पुराने इतिहास के बारे में बताने की कोई लोड़ नहीं है, आओ हम सिर्फ फ्यूचर की बात करें, आओ एक सुनहरे सफर की बात करें। क्या पुरानी बातें आप करते रहते हो कि 20 साल पहले तेरे मामा ने ये कर दिया है, तेरे फूफा ने ये कर दिया, मेरे को क्या लेना, आने वाले टाइम की बात करो ना। तो उससे क्या होगा, शायद हम लोग उस इंसान को ज्यादा इज्जत दे बैठेंगे जितने के वो लायक नहीं, और जो लोग मुश्किल टाइम में खड़े थे उनका हमें पता होना चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर हम लोग भी उनके साथ खड़े रहें। इसीलिए इतिहास का पता होना जरूरी है। ठीक, एक परिवार चलाना, देश चलाना, समाज चलाना लगभग एक जैसी बात होती है, इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। सोशल स्टडी का ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है? अब ज्योग्राफी सोशल साइंस का एक पार्ट है। सोशल साइंस में हजारों साइंटिस्ट बैठे हैं जो ज्योग्राफी पे रिसर्च करते रहते हैं। अब ज्योग्राफी को भी जब हम लोग सोशल स्टडी में लेकर आए तो उसका हमारे साथ क्या रिलेशन है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ जी, पहले हम लोग इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जिसको भूगोल बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग हमारी धरती की फिजिकल जो भौतिक विशेषताएं हैं, हम हमारी अर्थ की भौतिक विशेषताओं को पढ़ते हैं। ठीक, और भौतिक विशेषताओं के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, दो तरह की ज्योग्राफी होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जैसे हमारी लैंड है, धरती है, जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे क्लाइमेट है, जैसे बादल है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है। बल्कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे इंसानों के अलग अलग तरह के कल्चर हैं, हमारी आबादी है। आबादी से मुझे याद आया भाई, आबादी से मुझे याद आया, आज भारत चाइना को पीछे करके दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तो आज
चाइना भारत से पीछे हो गया है। 100 कितनी थी, 140.8 करोड़ की आबादी आज भारत की हो गई है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। तो हम लोग जब आबादी पर रिसर्च करें, हम लोग जब इंडस्ट्रीज के ऊपर रिसर्च करें, ठीक है, हम लोग रूरल इंडिया पर रिसर्च करें, अर्बन इंडिया पर रिसर्च करें, तो ये सारी चीजें जो है ये किसमें आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो है वो आती है। हाँ, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है। भारत की आबादी 142.8 करोड़, मतलब आप कह सकते हो 143 करोड़ आबादी आज इंडिया की हो चुकी है। भारत में 30 लाख लोग आज चाइना से ज्यादा हो गए हैं। ठीक, कितने लाख, 30 लाख भारत में ज्यादा हो गए हैं। तो ज्योग्राफी को आप लोग दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हो, पहली जिसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, दूसरी जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप से जो है वो जाना जाता है। और दुनिया में किस व्यक्ति को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो ERATOSTHENES, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप से जाना जाता है, क्योंकि ये वो पहला व्यक्ति था जिसने ये टर्म ज्योग्राफी दुनिया को दी। ज्योग्राफी जैसा शब्द इस दुनिया में देने वाला ये व्यक्ति था। ठीक, ये आज से लगभग 2000 साल पहले का कोई आदमी है और इस व्यक्ति ने ज्योग्राफी की टर्म जो है वो दुनिया को दी। और हम लोग ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोशल साइंस है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी भी है। पहले लेक्चर में किसी को याद है, मैंने बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंसानों के रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस, ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन, इंसानों के रिलेशन कुदरती वातावरण के साथ कैसे हैं, ये भी सोशल साइंस के अंदर जो है पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ज्योग्राफी भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और पार्ट बन जाता है किसका, सोशल स्टडी का। इनफैक्ट आज के टाइम में तो आप लोग देखो बच्चों को स्कूल के अंदर बताया जाता है, क्या बताया जाता है बच्चों को, कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली, वातावरण के अनुकूल जीवन जो है वो जीना चाहिए। वातावरण के अनुकूल जीवन हम लोगों को जीना चाहिए। पुराने जमाने के अंदर लोग केलों के पत्तों के ऊपर भोजन कर लेते थे। अब ये केले का पत्ता होता था, उस पर चावल रख लिए, सब्जी रख ली। अब ये केले का पत्ता जब फेंक भी दोगे तो क्या मिट्टी में कोई नुकसान करेगा, नहीं करेगा। अगर यही प्लास्टिक की कोलियों के अंदर भोजन करने लग जाए, इसको फेंकोगे तो नुकसान करेगा ना, करेगा। तो बच्चे एनवायरमेंट फ्रेंडली बने, इसलिए भी ज्योग्राफी जो है हमें पढ़ानी जरूरी है। बच्चों से कल को सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से देश बनता है। तो इसलिए स्टूडेंट ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी का। हाँ जी, क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को। मैंने 2 पॉइंट्स आप सबके साथ डिस्कस किए हैं, सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री, और दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ज्योग्राफी बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चों में एक आदत पड़ जाए पहले चीजों की ऑब्जर्वेशन करना, चीजों की अलग अलग तरह का, चीजों की अलग अलग रीडिंग्स लेना और अपने रिजल्ट्स बनाना। बच्चे खुद इतने इंटेलिजेंट बने कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है, उसके पहले रिजल्ट्स क्या निकलते थे, आज क्या निकलते हैं, ये सब चीजें बच्चों का खुद का दिमाग ऐसे चलने लग जाए। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ाना जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं जी हमारे तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस किसका पार्ट है, सोशल साइंस का, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करते हैं और फिर उसके पार्ट को हम लोग प्रैक्टिकल रूप देके बच्चों को पढ़ाते हैं सोशल स्टडी में। तो सोशल स्टडी ने अपना कंटेंट सोशल साइंस के एक डिसिप्लिन
पॉलिटिकल साइंस से भी बोरो किया है। तो नागरिक शास्त्र जिसको आप बोलते हो, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान जिसको आप लोग जो है वो बोल सकते हो, इसमें किस चीज की बात की जाती है? गवर्नमेंट की बात की जाती है। गवर्नमेंट का मतलब राज नहीं होता, गवर्नमेंट का मतलब सेवा होता है। ये मैच्योरिटी से बच्चों को समझना। अगर किसी व्यक्ति ने समाज सेवा करनी है ना, तो दुनिया में सबसे बढ़िया साधन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति है। अगर आप लोग कुछ गरीब लोगों को भोजन खिला दो, कईयों को कपड़े दे दो, ठीक है, पर अगर आपने धरती हिलानी है ना, तो राजनीति में आपको आना ही पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं, अगर थोड़ी मोटी समाज सेवा करनी है फिर तो है बात राजनीति में चाहे ना आओ, पर मैंने क्या कहा, अगर धरती हिलानी है तो फिर राजनीति में उतरना ही पड़ता है। सो गवर्नमेंट जो है उसका मतलब है सेवा करना। गवर्नमेंट को समझने के लिए हम बच्चों को बेसिक चीजें हम लोग बताते हैं कि हमारे देश में एक है लेजिस्लेचर जिसको विधायी प्रणाली कहा जाता है, जो कानून बनाने के काम करेगी। एक दूसरी है एग्जीक्यूटिव जिसको कार्य प्रणाली कहा जाता है, वो कार्य करने के काम करेगी। और तीसरी है जुडिशरी, न्याय प्रणाली, जो कि न्याय करने का काम जो है वो करती है। इन तीनों के बारे में बच्चों की एक सेंस तैयार करना कि एक संस्था जो है वो कानून बनाने का काम करती है, दूसरा उस कानून पे कार्य करने का काम करती है, कौन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा उस पे न्याय करने का काम एक अलग संस्था करती है। इन तीनों के बारे में बच्चे को एक फीलिंग देना, ये एक नागरिक शास्त्र को पढ़ाने के पीछे का अल्टीमेट मकसद है। बच्चे को एक आइडियल सिटीजन बनाना, एक देश का आइडियल सिटीजन बनाना, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को अपने अधिकार भी पता हो और जिसको अपनी ड्यूटीज भी पता हो। ऐसा ना हो कि वो अधिकार मांगने में तो सबसे आगे रहे और ड्यूटीज वो देश के प्रति अपने पूरी करे ही ना। सो इसलिए जो है अधिकार और ड्यूटीज जिस व्यक्ति में होती है उसी को हम लोग एक देश का आइडियल सिटीजन बोलते हैं। नागरिक शास्त्र को, पॉलिटिकल साइंस को बच्चों को इसलिए भी पढ़ाया जाता है ताकि एक बच्चा दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान यानी कि भारत के संविधान को जो है वो पढ़ सके। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से दुनिया की सबसे सुंदर तरह की सरकार होती है इसको समझ सके। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, इसको वो समझ सके। राष्ट्रीय एकता, देश में लोगों को तोड़ने के कई तरीके होते हैं, जोड़ने के तरीकों की खोज करनी चाहिए। लोगों को तोड़ा कैसे जा सकता है? लोगों को तोड़ने के बथेरे तरीके हैं। लोगों को कहो ये हरियाणा का है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, आप कहो ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, आप कहो ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये फलाना है, ये धिमकड़ा है, 50 चीजें हैं, पर क्या जोड़ने वाले पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? इस पर बात करना, इसकी चर्चा करना, इसको प्रमोट करना, ऐसे लेवल का एक सिटीजन हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन वाला तैयार करें और एक ऐसा बच्चा हम लोग बनाएं जो रिस्पॉन्सिबल हो अपने खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, स्टेट के प्रति, देश के प्रति, मैनकाइंड के प्रति। इससे अलग ना कि हमारे बच्चे सिर्फ देश के बारे में सोचने वाले हों, हम लोग उनका होरिजन इतना वाइड करें कि वो ग्लोबल सिटीजन बने, विश्व लेवल के व्यक्ति बने, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम और इंटरनेशनल सॉल्यूशंस तक उनका दिमाग जो है वो चलता हो। आज हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें 90 करोड़ से ज्यादा लोग तो वोट डालते हैं। तो इसलिए भी पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन जाता है। हाँ जी, बताओ जी, यहां तक क्लियर है? ये हम लोग सब अलग अलग पार्ट्स की एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का एक पार्ट है, हिस्ट्री सोशल साइंस का एक पार्ट है, ज्योग्राफी सोशल साइंस का एक पार्ट है। ये सब सोशल स्टडी में आए, इनके बेसिक्स हमने सोशल स्टडी में लिए ताकि बच्चों को हम पढ़ाएं, और क्यों पढ़ाएं, उससे बच्चे कैसे बनेंगे, ये चीज आज हम लोग जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलो जी, हमारा चौथा पॉइंट, सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। देखो पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही तो आते हैं। मैंने 6 ओरिजिनल पेपर सॉल्व करा दिया आप लोगों को।
पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक आदमी की बेसिक कॉमन सेंस तैयार हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट चौथे नंबर पर है सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र के रूप से भी जानते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है, जो अर्थशास्त्र है, ये भारत का बड़ा पुराना कंसेप्ट है, ओल्डेस्ट। ये ओल्डेस्ट टाइप का एक हमारा विज्ञान है। हम लोग तो सदियों सदियों से इसके ऊपर काम करते आए हैं ऑलरेडी। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं ओइकोस, ओइकोस शब्द, और दूसरा शब्द है नोमस। ओइकोस नोमस, इनसे मिलकर बनता है इकोनॉमिक्स। ओइकोस का मतलब, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। ओइकोस का मतलब होता है होम, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। हम अपने घर की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ाई जाती है। जैसे हमारे घरों के अंदर हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो अर्निंग करता है, घर में सभी मेंबरों की जरूरतों को पूरा करने की इफेक्टिवली वो जो है कोशिश करता है। इकोनॉमिक्स जो है, पहले लोग समझते थे इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ होता है, मतलब पैसा होता है। अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स की बात करता था, लोगों को लगता था पैसों की बात हो रही है। परंतु आज दुनिया में पता लगता है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर है। आप इसको वेल्थ से अकेला मत देखो, ये वेलफेयर है, भलाई है। क्यों हम लोग पैसों की बात ना करें? पैसों के बिना आज आदमी एक कदम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट भरे हो ना, एक आदमी में अलग ही पावर होती है। आप देखो, मैं बात ये नहीं कर रहा कि मनी माइंडेड बन जाओ, बट ये वेलफेयर का काम करती है। आज हम लोग अपने घर की 10 प्रॉब्लम लिख लो, आप देखना 9 प्रॉब्लम पैसों से हल होती है। आज आप लोग अपने पंजाब स्टेट की 10 प्रॉब्लम लिख लो, आप देखना 9 पैसों से हल हो जाएगी। आज आप भारत की 10 समस्याएं लिख लो, आप देखना 9 समस्याएं पैसों से हल हो जाएंगी। तो इसलिए ये फालतू की बातें नहीं करनी होती कि पैसों में कुछ नहीं धरा पड़ा, पैसों में कौन सा प्यार होता है, पैसों में कौन सी खुशियां होती है। आदमी को चादर देख के पांव पसारने चाहिए। क्या हाय हाय पैसे पैसे लगाए रखते हो, खानी तो 2 रोटी होती है सुख की। घर में प्रेम प्यार होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, दिमकड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स, आपको मैं एक बात बताता हूं कि पहले दुनिया में इकोनॉमिक्स में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। नोबेल प्राइज होते हैं ना दुनिया के सबसे बड़े प्राइज, ये इकोनॉमिक्स में मिलते ही नहीं थे। क्योंकि दुनिया के कल्चर में पैसा और भोजन, ये 2 ओले की चीजें रखी गई है। हमारे बागड़ी में ओला मतलब, ओला ओला क्या होता है? ओला ओला मतलब जो पर्दे के पीछे की चीज होती है, ये खुले में नहीं होती। अगर आप लोग खाना खा रहे हो, आपके पड़ोस वाले आ जाए, तो आप कोशिश करते हो ना कि उनके सामने ना बैठो, आप थाली चक के अंदर कमरे में चल जाते हो। भोजन करना एक ओले की चीज है, पर्दे की चीज है। पैसा भी एक पर्दे की चीज है। और हम लोग जैसे बोलते थे कि यारी दोस्ती में काय का पैसा, रिश्तेदारी में काय का पैसा, यार तेरा मेरा पैसा कोई बटा हुआ है क्या? ऐसे लोग ऐसे पैसे को सीरियस नहीं लेते थे। पर अब इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिलने लग गए हैं, क्योंकि पैसा जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ जाती है, पैसा हो, बढ़िया सूट हो, बढ़िया कार हो, बढ़िया मोटरसाइकिल हो, बढ़िया कोठियां हो। मैं कहता हूं उम्र ही बढ़ गई 20 साल। अब देखना आप में से कोई मेरे को ऐसे ना समझना कि सर को पैसा ही पैसा दिखता रहता है, ऐसे ना सोचना। मैं इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं कि अब दुनिया इसकी इंपॉर्टेंस को कितने सीरियसली समझने लगी है। इसको लेके जिंदगी में पागल नहीं होना, पर इसको लेके कम से कम सीरियस रहना है, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमारे जो बेसिक नीड्स है, वो बेसिक नीड्स किस तरह से कंप्लीट हो, हमारे जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनका सही बंटवारा किस तरह से हो। लोग या तो खेती में काम करते हैं, या लोग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, या लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। ये तीनों सेक्टर तेजी से आगे जिंदगी के अंदर बढ़ते रहे, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे,
प्रति व्यक्ति आगे बढ़ती रहे, इसके लिए इकोनॉमिक्स जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? दुनिया में ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब के लिखने के बाद ये एडम स्मिथ एक फिलोसोफर था, इसने अपनी फिलॉसफी दी थी कि दुनिया पैसों से कैसे चले। इस किताब में इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी लिखी और आज इस किताब को फॉलो करके, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इस किताब को फॉलो करके अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। इस किताब को फॉलो करके यूरोप दुनिया का सबसे अमीर महाद्वीप बन गया और इसीलिए इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस किताब के अंदर कैपिटलिज्म की बात की गई है। अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, गांधीइज्म। ये दुनिया में सब झगड़े अल्टीमेट इन विचारों को मानने वाले देशों के बीच में ही है। कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि हमारी थ्योरी सही है, कैपिटलिज्म वाले कहते हैं हमारी थ्योरी सही है, इसलिए उनके बीच में कोल्ड वार चलते रहते हैं। वो कभी कभी सामने के वार बन जाते हैं। तो ये कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप से भी जाना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको जरूर जोड़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसी ने इसके बारे में सुना है? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आपको इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तारा बना लो, तारा बना के आप लोग क्या लिखोगे? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, मैं कभी भी आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी प्लीज मेरे से पंजाबी हिंदी मत पूछना, ये समझ लो इसका मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल का क्या मतलब है? देखो, आज से कुछ टाइम पहले दुनिया जो है वो ग्रोथ की बात किया करती थी। उसके बाद दुनिया थोड़ी मैच्योर हुई तो दुनिया ने डेवलपमेंट की बात करनी शुरू की। उसके बाद दुनिया और मैच्योर हुई और आज के दिन दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। ये देखना, इतनी बढ़िया बात है ये, मतलब बताते हुए मुझे तो बड़ी खुशी होती है। एक जमाना था जब दुनिया किसकी बात करती थी? ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब वाधा। पंजाबी विच की किया जाता है ग्रोथ नू? ग्रोथ दा मतलब होंदा है पंजाबी दे विच वाधा। डेवलपमेंट दा मतलब पंजाबी विच होंदा है विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दा मतलब होंदा है एक निरंतर चलन वाला विकास, ठीक है? उसनू सस्टेनेबल। अब वाधा जेड़ा होंदा है वो सिर्फ पैसियां दा होंदा है बस, ठीक है? कि पिछले साल मैंने 200 करोड़ कमाए, इस साल बोले तो बिड़ू अपू ने 400 करोड़ कमाए, ये क्या है? वादा। पिछले साल हमने 500 बिलियन डॉलर का माल बेचा, इस साल 600 बिलियन डॉलर का, ये है पैसा। पर क्या ये सही है? क्या चीज? क्या सिर्फ यही नापना सही होता है क्या? ये गलत है, क्योंकि कभी कभी पैसा बढ़ता है पर जरूरी नहीं कि एजुकेशन का लेवल बढ़ गया, जरूरी नहीं लोगों की सेहत का लेवल बढ़ गया, जरूरी नहीं लोगों के बीच में जेंडर इक्वालिटी, महिला पुरुष के बीच की इक्वालिटी बढ़ गई हो। तो ग्रोथ कोई अच्छा शब्द नहीं था, दुनिया ने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये सिर्फ पैसा 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 देखता था। उससे अच्छा शब्द दुनिया को लगा डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे विकास बढ़ना चाहिए। विकास बड़ा शब्द है। विकास का मतलब, अब जैसे जैसे अपने घरों में पैसा बढ़ता है, घर में बच्चों की एजुकेशन और अच्छी होनी चाहिए। बुखार से कैंसर, परमात्मा ना करे किसी को परिवार में हो जाए, तो एक से बढ़िया एक डॉक्टर अपने को मिलना चाहिए, ठीक है? इससे अलग घर में सबके सब बराबर होने चाहिए, घर में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाना चाहिए। ये सब चीजें किससे बढ़ी? पैसों से बढ़ी, इसलिए डेवलपमेंट बड़ा शब्द हो गया। परंतु ऐसा देखा गया दुनिया में कि कई घरों में डेवलपमेंट कुछ साल तो होती है, बाद में फिर से बैठा बैठ जाता है। अब जैसे हम लोग हमारे परिवारों में देखते हैं बहुत जगह, तो मैं देखता हूं यार कि कुछ लोग हमारे फैमिलीज में, रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में ऐसे थे जिन्होंने एक जमाने में तबाही ला दी धरती पे। मतलब 3-3 गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, ये वो सब कुछ।
10 साल तक तो रहे, उसके बाद वापस सड़क पे आ गए। तो यार ये भी सही काम नहीं है। इसीलिए हमें मैच्योर होकर आज किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। आज 21वीं सदी में भारत से लेकर पूरी दुनिया ग्रोथ की बात नहीं करती, डेवलपमेंट की बात नहीं करती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। कहने का मतलब है कि हम आज भी तरक्की करेंगे, 10 साल बाद भी करेंगे, 100 साल बाद भी करेंगे। मेरा जहाज कभी जिंदगी में नीचे नहीं आएगा, ये हमेशा ग्रो करेगा। आज हमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे आने वाला टाइम मेरे परिवार का खराब हो जाए, मेरे स्टेट का खराब हो जाए या मेरे देश का खराब हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारी आज की जनरेशन ने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आने वाले समय के बच्चों के लिए प्रॉब्लमें खड़ी हो जाए। इसको कौन सा विकास बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 तरह के सस्टेनेबल गोल जो है वो डिसाइड किए हैं। आप लोग इसको खुद कभी विकिपीडिया पे जाके स्टडी करना, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। विकिपीडिया पे जाके आप पढ़ना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी के अंदर ये गोल दिए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि धरती के सारे देश 2030 तक इन सब गोल्स को अचीव कर लो। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। आप बच्चों को जब तक पढ़ाएंगे नहीं हम लोग, बच्चे तैयार कैसे होंगे? तो ऐसे 17 तरह के गोल्स हैं स्टूडेंट्स। ऐसे कितने तरह के गोल्स हैं जी? कुल टोटल 17 तरह के गोल्स हैं। वो 17 तरह के गोल्स के अंदर क्या कुछ आता है कि दुनिया का हर एक देश में एजुकेशन हो, क्वालिटी लाइफ हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर हो, हर घर में सैनिटेशन हो, ये हो वो। ठीक है, तो दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिलेटिंग टू। तो आपको इतना क्वेश्चन आ सकता है, यूएनओ ने जो गोल दिए हैं वो कितने हैं? 17। कौन से साल तक अचीव करने हैं? 2030 तक। कब लॉन्च हुए थे? 2015 में। बहुत बढ़िया। चलो जी, 5वें पॉइंट के ऊपर आते हैं। पहले 4 पॉइंटों में ही थोड़ी डिस्कशन लंबी चलती है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाले पार्टों में अब आप फटाफट इन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आओ जी, सोशियोलॉजी। इसको लोग सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। तो सोशल स्टडी का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी? समाज शास्त्र का मतलब क्या है? सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, सोशियोलॉजी एक स्टडी है। लो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। सोशियोलॉजी स्टडी है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की। सोशियोलॉजी स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, परिवार में, गली में, पड़ोस में, मोहल्ले में, स्टेट में, देश में। सोशियोलॉजी जो है ये स्टडी करती है समाज के सभी इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, उन इंस्टीट्यूशन के साथ इंसान कैसे जुड़ता है, उसका बिहेवियर कैसे काम करता है। तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समाज में सैकड़ों तरह के इंस्टीट्यूशन है, समाज कायदे कानूनों से चलते हैं। अगर हम देखें, ये पूरी दुनिया ही कायदे कानूनों से चलती है। ये पूरी दुनिया कायदे कानूनों से चलती है। इसी पूरी दुनिया को हम लोग समाज बोलते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी करना समाज की, वैज्ञानिक तरीके से इस सारे समाज को पढ़ना, उसी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। हम हमारी सोसाइटीज को क्या करते हैं? हम हमारी सोसाइटीज को क्या करते हैं? और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। कैसे ये पूरी सोसाइटी हम लोग और प्रेम पूर्वक बढ़िया बना सकें। हम सवाल पूछते हैं सोसाइटी से, ये क्यों समस्याएं हैं, आओ हम सब इनको मिलके दूर करें। अरे इन्हीं सड़कों पे एक दिन मेरे बच्चे चलेंगे, इन्हीं सड़कों पे आपके बच्चे एक दिन चलने हैं। सोसाइटी एक परिवार है, आओ इसको हम लोग बहुत बढ़िया बनाएं। क्यों हमारे बच्चे, जैसे मैं एक बात हमेशा बोलता होता हूं, आज एक बार फिर से बोल देता हूं। मेरी गुड़िया, जो छोटी वाली गुड़िया है जिसका नाम चीनी है, वो अभी 3.5 साल की है। वो एक दिन में मुझे लगता है 500 बार हंसती होगी। कितनी बार? 500 बार हंसती है वो। क्यों हम लोगों ने हमारी सोसाइटी का ऐसा बेड़ा बिठा रखा है कि जब ये गुड़िया 25 साल की होती है तो ज्यादातर बच्चे हंसना ही भूल जाते हैं। और वो अगर उन्हें हंसी भी आ जाए ना तो वो ऐसे सोचते हैं कि ओहो मैं क्यों हंस पड़ा, मैं कोई धरती पे हंसने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोगों पे ये बात लगती है,
बट मेजोरिटी ऑफ हमारे बच्चे, ना कि सिर्फ लड़के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जब बच्चे होते हैं तो क्या इनकी जिंदगी होती है, और जब ये बड़े होते हैं तो क्या हमने सोसाइटी को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, इतना जटिल बना दिया। ये जीवन इतना आसान था जिसको हमने खुद इतना मुश्किल बना दिया कि इन बच्चों को क्यों ऐसे लगता है कि ये नरक जैसी हम लोगों की जिंदगी है। नौकरी कर लो, पैसे कमा लो, शादी कर लो, समस्या समस्या, फलाना समस्या, ढिमकड़ा समस्या, क्या है ये सब। सोशियोलॉजी इन्हीं सब चीजों के ऊपर स्टडी करती है। आओ इन सब चीजों के सोल्यूशन निकालें। ये सब चीजें क्या है, सोशियोलॉजी के लोग इन सब चीजों को पढ़ते हैं, सोशल स्टडी एंड सोशियोलॉजी। ठीक, तो ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है। यहां मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा कि जो सोशियोलॉजी शब्द है ये बना है एक लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम है सोशियस। सोशियस, सोशियस शब्द जिसका मतलब होता है फेलोशिप, हम सब एक साथ हैं, फेलोशिप। और लॉजी जो शब्द होता है, लॉजी, लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक पढ़ाई करना, साइंटिफिक स्टडी करना, वैज्ञानिक पढ़ाई करना, इसको क्या बोलते हैं, लॉजी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं, लॉजी बोलना। तो साइंटिफिक स्टडी करना पूरे समाज की, उसी को सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, हाँ जी, क्लियर हो गया। दुनिया के अंदर ये टर्म, हाँ जी, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर अब हम चीनी की तरह हंसेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे। ये भी एक सोसाइटी में रोला है। जरूरी नहीं होता कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो काम करते हो वो ठीक हो। अगर 100 में से 95 लोग एक काम करते हैं, जरूरी नहीं कि ये 95 लोग ठीक हो। ठीक, कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करनी, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जियो और जो सही लाइन है वो पकड़ो, बात खत्म। एनीवेज, आगे हम लोग एक अपने इसमें एक पॉइंट और नोट करेंगे। एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं मैं जिसका नाम है अगस्त कोमेट। ये नाम है एक व्यक्ति का, 1798 में पैदा हुआ, 1883 ईस्वी में एक्सपायर हो गया। यही वो व्यक्ति था जिसने इस टर्म को दिया जिस टर्म का नाम है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी टर्म देने वाला ये व्यक्ति है जी। ये आपके सामने मैंने इसका नाम लिख दिया, इसका नाम आप लोग लिख लेना। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन किया, सोशियोलॉजी के इस टर्म को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये जिंदगी है। लोग इनको सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ते हैं। नो, दे आर एवरीथिंग। बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। अगले आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट छठे नंबर पे आता है सोशल स्टडी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक अध्ययन अते लोक प्रशासन। तो सोशल स्टडी एक सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को टीच करता है टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो होता है हमारे देश के अंदर। कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या चीज होती है, जहां सिटीजन्स को बेस्ट सर्विस मिले। भाई साहब क्या मिले, बेस्ट सर्विस मिले। बेस्ट सर्विस का मतलब क्या होता है, अगर मेरे भारत का एक भी व्यक्ति अगर बीमार है और अगर वो हॉस्पिटल चल जाए तो क्या उसकी केयर हो जबरदस्त। अगर वो म्यूनिसिपालिटी में चल जाए, वाह भाई साहब क्या उसका वेलकम हो वहां जाने के बाद। अगर वो बैंक में चल जाए, वाह 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 क्या मजा आया उस बंदे को बैंक के साथ तालमेल करके। अगर वो मान लो और कहां चल जाए, वो बैंक चल जाए, म्यूनिसिपालिटी चल जाए, हॉस्पिटल चल जाए, पुलिस स्टेशन चल जाए, तो वो अपने आप को क्या फील करे, वो कंफर्टेबल फील करे, वो अपने आप को रिलैक्स फील करे, वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करे कि वाह यार सुनवाई होती है। होता काफी जगह उल्टा है इससे काफी जगह इससे उल्टा है, बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट जो है
ये 1887 ईस्वी के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। एक आर्टिकल पेश हुआ था जिसका नाम है वुडरो विल्सन्स आर्टिकल। इस व्यक्ति ने एक आर्टिकल पेश किया था जिस आर्टिकल के अंदर इस टर्म को पहली बार जो है वो एक्सप्लेन किया गया। मैक्स वेबर दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने थ्योरेटिकली इस सब्जेक्ट को बनाने की कोशिश की। क्या नाम है जी बंदे का? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर पहला व्यक्ति था जिसने, ये थ्योरेटिशियन था जिसने थ्योरी के अंदर इसको तैयार किया, सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को तैयार किया। ठीक। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो एक हायरार्की के ऊपर चलता है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? जहां एक पिरामिड होता है इस तरह से, ठीक है, जहां ये लोग होंगे, फिर इनसे सीनियर, इनसे सीनियर, इनसे सीनियर, इनसे सीनियर, ये सबसे सीनियर, इस तरह के हायरार्की के ऊपर चले और बहुत ही इफेक्टिव चले, तो ये जो है इस तरह से इसमें काम करने का काम जो है वो करता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो शब्द हमने यूज किया है ना, पब्लिक, वो पब्लिक मतलब मैं और आप जैसी पब्लिक नहीं, पब्लिक का मतलब है सरकारी। हम लोग पब्लिक को सरकारी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने सरकारी बैंकों के नाम सुने होंगे, तो सरकारी बैंक को क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है, पीएसबी कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब सरकारी बैंक होता है। सो पब्लिक मतलब जो चीज गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो सोशल स्टडी का ये पार्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नए इनपुट्स और नए मेथड्स की हेल्प करता है कि किस तरह से हम लोग हमारे सोसाइटी के जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और कंफर्टेबल और बेस्ट सर्विस ओरिएंटेड हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्टडी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है जी हमारा 7वां पार्ट। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं बचा, कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड रहो, ज्यादा लंबा नहीं बचा। आगे आओ 7वें नंबर के ऊपर, सोशल स्टडी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी और सोशल स्टडी के बीच में क्या रिलेशन है? दुनिया में सबसे पहली चीज, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? इसमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को पढ़ाया जाता है, इंसान की उत्पत्ति, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, या आप कह सकते हो कि जो मनुष्य का विकास है, इंसान का विकास कैसे हुआ, ये इसमें पढ़ाया जाता है। कैसे? ये देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो जब आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। कहां गई ये रही, ये फोटो देखो। अब ये फोटो क्या है? बस यही फोटो है, ये विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, कि इंसान पहले वानर था, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आदि मानव था, आदि मानव से आज का इंसान आधुनिक मानव हो गया। ठीक। किस तरह से स्मोक सिग्नल पे चलने वाला इंसान, धुआं उड़ाने वाला इंसान स्मार्टफोन चलाने लग गया, स्मोक सिग्नल से स्मार्टफोन के ऊपर हम लोग कैसे पहुंचे। ठीक। इसकी पूरी एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी के रूप से हम लोग जो है वो जानते हैं। और जो लोग इस चीज को स्टडी करते हैं वो लोग बताते हैं कि जो इंसान होता है ना, इंसान, अगर आप दुनिया के 7 महाद्वीपों में चले जाओ तो 7 महाद्वीपों के अंदर 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिकॉग्नाइज किए हैं। इनमें आपको लोग गोरे भी मिलेंगे, इसमें लोग आपको काले भी मिलेंगे, इसमें लोग आपको सांवले भी मिलेंगे, मतलब आपको लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगी। धरती पर अलग अलग जगह लोगों की आंखों के रंग अलग अलग मिलेंगे, स्किन के कलर अलग अलग मिलेंगे, लोगों की नाक अलग अलग तरह की मिलेगी। इन सब चीजों को पढ़ना, इन सब चीजों को स्टडी करना, ये ऐसा क्यों हुआ, तो इससे हम लोग सोसाइटी में ज्यादा बेटर तरीके से रहते हैं, फिर हमें एक दूसरे की समझ लगती है। और ये सब कैसे होता है? ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब भारत है, अब भारत के लोग गोरे गोरे नहीं होते ऐसे, भारत के लोग
काले भी नहीं होते। भारत के लोग ज्यादातर, एज ए होल बता रहा हूं, कैसे होते हैं? सांवले से होते हैं। कहते हैं कि हमारे तो देवी देवता भी सांवले हैं, जैसे कृष्ण जी, रामचंद्र जी, वो कोई अंग्रेजों की तरह गोरे थोड़ी है, वो भी सांवले से हैं। पूरा भारत ही सांवला सा है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जैसी हम पे पड़ती है, ना हम काले हुए ना गोरे हुए, हम लोग सांवले कलर के हैं। अंग्रेज क्या है, उनके ठंड ही ठंड पड़ती है पूरे साल, ऑटोमेटिकली गोरे हो गए वो लोग। तो इस तरह से। अच्छा, हाइट देखो, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, बॉडी हाइट, ये वो, आंखें, ये अपने ये चाइनीज देखो, भारत के लोग देखो, ये सब चीजें जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये पढ़ाई इसलिए नहीं जाती कि भेदभाव पैदा हो जाए, इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लाखों सालों में इंसान ऐसा कैसा बन गया, कहां से चला कहां पहुंच गया, वो हम लोग इसको इसके अंदर देखते हैं। दूसरा, कोई भी जो इंसान है ना, जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज डेवलपमेंट भी है, मैं डेवलपमेंट फेज के अंदर भी हूं और मैं स्टैग्नेशन फेज के अंदर भी हूं। स्टैग्नेशन, जैसे आप लोगों ने सुना है ना, हमारे पूर्वज 150 किलो की तलवार चक लेते थे, ऐसे आपने सुना हुआ है कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, हमारे जो मतलब हमारे जो पूर्वज थे, महान लोग थे, वो इतनी इतनी भारी तलवारें चकते थे। आजकल वाला कहां चकले, बताओ मेरे को आप। आजकल वाली जो हमारी पीढ़ी है, मैक्सिमम, क्या वो ऐसा उठा सकती है? क्या नहीं उठा सकती। तो इसका मतलब हम लोग डेवलपमेंट फेज में है। पहले की दुनिया में क्या होता था, जैसे ये सिर है और ये नीचे की बॉडी है, तो पहले पहले जो डेवलपमेंट होती थी ना, ज्यादातर वो इस खोपड़ी से नीचे नीचे वाले हिस्से की ज्यादा होती थी। इसका यूज दिमाग का, मतलब ये ऐसा मेरा विचार है पर्सनली, थोड़ा कम होता था पर कम होता था, इसलिए ये बॉडी पूरी होती थी। आज के टाइम में सारा यूज कहां होने लग गया? ऊपर होने लग गया, इसीलिए ये नीचे से कमजोर हो गए लोग। इसीलिए आपको जो एलियन दिखाते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं। एलियन एलियन कैसे दिखाते हैं? एलियन ऐसे दिखाते हैं, एलियंस के मुंह दिखाते हैं बड़े बड़े सारे। क्यों एलियंस ऐसे दिखाते हैं? कि हमसे कई सौ साल आगे हैं। ये खोपड़ी का इतना यूज करते हैं कि इनकी खोपड़ियां इतनी बड़ी बड़ी होगी, आप ये छोटे छोटे से रह गए। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और स्टैग्नेशन का मतलब ऐसा नहीं कि हमारी आने वाली तीसरी जनरेशन ऐसी पैदा हो जाएगी, ऐसे लग जाएंगे 8-10 हजार साल, तो हम लोग ऐसे रुके हुए से भी लगते हैं और हम लोग लगातार ऐसे विकास की फॉर्म में भी लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन के रूप से हम लोग जानते हैं। और ज्यादातर जो स्टूडेंट इस पार्ट को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसको जो स्टडी करते हैं, वो इस सब्जेक्ट को बेसिकली 4 अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट के स्टडी कर लेते हैं। पहला बायोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया ना, शक्ल सूरत से, रंग रूप से, हाइट कद काठी से दुनिया में लोग अलग अलग हैं। एक तो इस तरीके से उनकी स्टडी करना। दूसरा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? पुरातन विभाग। हड़प्पा की सभ्यता में ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, ठीक है। एक है कल्चरल, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कल्चर होता है, उसके हिसाब से पढ़ना। और एक भाषा के हिसाब से, भाषाएं किस तरह से विकसित हुई, पहले कौन सी भाषा थी, अब कौन सी भाषा थी। तो ये सब चीजें भी इंसान की एवोल्यूशन को पढ़ने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक, हाँ जी, ठीक है। यहां तक एक बार कमेंट करके बताओ अगर यहां तक हो गया हो, तो आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। हाँ जी, यहां तक लिख लिया हो तो एक बार कमेंट करें मेरे को। चले आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, सोशल स्टडीज एंड एजुकेशन। सो एजुकेशन के बारे में तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं। कहते हैं कि कोई भी देश, कोई सिविलाइजेशन ईंटों से, स्टील से, मशीनरी से नहीं बनती, बल्कि उन इंसानों से बनती है, इंसान के करैक्टर से बनती है। और इंसान का करैक्टर उसकी एजुकेशन से बनता है। एजुकेशन स्टैंडर्ड किसी भी देश का उसकी रियल प्रोग्रेस को शो करता है। एजुकेशन जो है वो किसी इंसान को बाहर निकालना होता है, ना कि उसके अंदर कुछ चीजों को भरना होता है। ये एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए ये जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन को हम लोग ज्यादा इसको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं है भाई। ठीक है, सो एजुकेशन क्या करता है? एक व्यक्ति को पंचुअल बनाता है, पेशेंस बनाता है, सेल्फिशनेस से दूर करता है, पीस की तरफ, एंडोरेंस की तरफ, सेल्फ कंट्रोल, कंसंट्रेशन, करेज वाला ऐसा बनाने में उसकी मदद करता है। नौवां पॉइंट है सोशल स्टडीज एंड रिलीजियस स्टडीज।
तो सोशल स्टडीज एंड रिलीजियस स्टडीज क्या है? रिलीजियस स्टडीज मतलब धर्म को पढ़ाना। धर्म को इसलिए नहीं पढ़ाना कि हम लोग सारे बच्चों का प्यार किसी एक धर्म के प्रति कर दें, बल्कि बच्चों को इसलिए धर्म का पढ़ाना ताकि सभी धर्मों के बारे में उनको बताएं, सभी धर्मों के प्रति उनमें जो अगर कोई डिसबिलीफ है, कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो, सभी धर्मों का वो सम्मान करना सीखें। धर्म जो है इंसान के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दुनिया के लगभग से लोगों का ये मानना है कि उनको परमात्मा ने पैदा किया है, तो धर्म हमारे सोसाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारा देश तो सेकुलर कंट्री है जहां धर्म के आधार पर कोई फैसले नहीं लिए जाते, ये हर व्यक्ति की एक पर्सनल चॉइस है। और ये सब चीजें जो है वो इनके अंदर पढ़ाई जाती है, सभी धर्मों को पढ़ा जाता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और 26 के अंदर जो है वो दी गई है। उसके बाद सोशल स्टडीज का वीमेन स्टडीज के साथ भी रिलेशन है। वीमेन स्टडीज अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके कंटेंट हमने सोशल स्टडी में उठाए हैं। वीमेन स्टडीज का मतलब क्या है? आज की 21वीं सदी के अंदर वीमेन एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स, अचीवमेंट, डिस्पैरिटीज, प्रॉब्लम्स और वीमेन्स का सोसाइटी के हर सेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी पूरी रिसर्च करना, उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ना, उसकी सॉल्यूशंस को स्टडी करना, इन सब चीजों के अंदर ये जो पार्ट है वीमेन एम्पावरमेंट का, जेंडर इक्वालिटी का, ये सोशल स्टडी का पार्ट जो है वो बनता है। और सबसे लास्ट, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, फिलॉसफी। वाह 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 वाह, बस ये लास्ट है, ये सुन लो फिर चले जाना। फिलॉसफी को पंजाबी में बोलते हैं दर्शन, दर्शन बोलते हैं। फिलॉसफी का मतलब क्या है? फिलॉसफी का मतलब है आर्ट ऑफ थिंकिंग। आप भाई साहब कितनी बड़ी बात लिखी है इसने, आर्ट ऑफ थिंकिंग। सोचना भी एक कला होता है, कई लोग सोचते भी सही ढंग से नहीं है। आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला। और जो सोचने की कला होती है ना, उससे जो आदमी कंक्लूजन निकालता है वो उस व्यक्ति की क्या बन जाती है? फिलॉसफी बन जाती है। ठीक है, मैंने जीवन किन सिद्धांतों के ऊपर जीना है उसी को मेरी फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, फिलोसोफिया, इससे बना है। तो फिलोसोफिया इसका मतलब है लव ऑफ विजडम। जो विजडम विजडम होता है ना, विजडम मतलब समझदारी होता है। और विजडम, एक बात ध्यान रखना, पढ़ने लिखने से नहीं आती। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख गया वो ज्यादा समझदार होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विजडम समझदारी होती है, पढ़ाई लिखाई से ये शार्प हो सकती है, पैदा नहीं हो सकती है। तो फिलॉसफी एक हेल्प करती है एक बंदे को लाइफ के सेवरल जजमेंट्स करने में, उसको चीजों को एनालाइज करने में, क्रिटिक करने में, सेल्फ क्रिटिक करने में, पे अटेंशन, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने में, अपना जीवन जीने में। फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सच्चाई की खोज करना, सही रास्ते की खोज करना, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है मेरे लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, उसकी तरफ बढ़ना। जैसे लोग सोचते हैं ना, मैं कौन हूं, क्यों पैदा हो गया, मेरा धरती पर अल्टीमेट पैदा होने का मकसद क्या है, क्या मैं दुनिया भर के सुख खुद लेने के लिए पैदा हुआ हूं या दूसरों को देने के लिए पैदा हूं। देखो, मैं आज आपको इसमें एक बात और एक बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूं। मेरे लाइफ की फिलॉसफी क्या है? आज एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर तुसी कितनी मेहनत करते हो साडे लिए, थैंक यू सो मच। मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि ये मेरी फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं पर्सनली लाइक करता हूं। आपका मुझे नहीं पता, आप लोग मतलब इससे एग्री होगे या नहीं होगे। मेरे जीवन की फिलॉसफी क्या है कि अगर कुछ दानों को धरती में मिलने से करोड़ों दाने और पैदा हो जाए तो उन दानों को धरती में मिल जाना चाहिए, अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। अगर कुछ दानों को धरती में मिलने से करोड़ों नए दाने पैदा हो तो इन दानों को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ नीम की ईंटें बनके जमीन के अंदर दफन हो सकते हैं और उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती है, तो मैं ये नीम की ईंट बनने में खुशी महसूस करता हूं। कहते हैं ना कि someone have to suffer so that other to prosper। आज मैं आप लोगों को दीपक सर के जीवन की फिलॉसफी बता रहा हूं। ये लाइन जो है, इट इज फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ।
किसी ना किसी को जीवन में सफर करना पड़ेगा ताकि